नमस्ते, हमारा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं तक्षशिला विधि टॉक्स। आज बहुत दिन बाद हमारी बहुत अभिन्न मित्र और इंडिया में शी इज़ अ सेलिब्रिटी ऑफ इंटेलेक्चुअल स्टेचर। अंबर जी को मैंने न्योता दिया कि हमारे दर्शकों के साथ आके कुछ बात करें अंतर्राष्ट्रीय विषयों पे, जिसमें 3 विषय पे आज हम बात करेंगे। एक है तजाकिस्तान में जो लॉ पास हुआ है, दूसरा पाकिस्तान में ब्लास्फेमी का इंसिडेंट हुआ है और तीसरा जो है वो इंसिडेंट है जो अमेरिकन डेलीगेशन अभी चाइना के अगेंस्ट में तिब्बतियन लीडर दलाई लामा से मिलके गया। तो लेट्स वेलकम अंबर जी। वेलकम टू द शो अंबर जी। इट्स गुड टू हैव यू बैक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। आई होप आप बहुत अच्छे से होंगी। थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ और बहुत धन्यवाद आपने आपके शो पर मुझे बुलाया। थैंक यू। आपके प्रोग्राम हम देखते रहते हैं एंड दे आर क्वाइट एनलाइटनिंग और बड़ा अच्छा लगता है। तो इट्स ऑल्सो इट्स लाइक अ डबल enjoy फॉर मी, फर्स्ट एज अ फैन एंड देन एज अ होस्ट। सो थैंक यू सो मच। अच्छा अंबर जी, आपको पता है कि तजाकिस्तान अब एक लॉ पास किया है और उस लॉ के अंतर्गत उन्होंने 2 चीजें की हैं। उन्होंने तजाकिस्तान में ये जो हिजाब है उसको कंप्लीटली बैन कर दिया है और ईद उल अधा और ईद उल फितर दोनों के मनाने पर रोक लगा दी है बच्चों के द्वारा। ये मैं शेयर कर रहा हूं इसको ताकि लोग भी देख लें। और वो ये है, मैं पढ़ देता हूं, दोज हु कैन नॉट सी इट। सॉरी। Under the law, the bill also restricts children's participation in festivities and gift-giving tradition associated with the Islamic holidays of Eid al-Fitr and Eid al-Adha. Government officials stated these measures aim to ensure proper education and safety of children during the holidays. इसको आप एक भारतीय हैं, आप भारत में एक प्रखर आवाज हैं, मॉडरेट आवाज हैं, प्रोग्रेसिव आवाज है, लोग आपको सुनते हैं, आप लोगों को इन्फ्लुएंस करती हैं। इस डेवलपमेंट को आप कैसे देखती हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि हम हिजाब की बात करें, तजाकिस्तान जहाँ पर लगभग 96% मुसलमान रहते हैं और जो ये कदम उठाया गया है तजाकिस्तान की तरफ से, उसको सबसे पहले तो मैं व्यूअर्स की जानकारी के लिए बताती हूँ कि क्या और क्यों दोनों ही ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा के सेलिब्रेशन की बात हो रही है। तो सेलिब्रेशन बंद नहीं किया गया है। ईद उल अज़हा या ईद उल फित्र पे किसी भी तरह का कोई बैन नहीं है, लेकिन जो ईदी का रिवाज है, जो ईदी होती है कि आप किसी को कितने पैसे देंगे ईद में गिफ्ट के तौर पर, कौन सा गिफ्ट देंगे, कहीं ना कहीं इसकी वजह से एक जो इस्लाम का जो एक मूल भावना होती है ईद सेलिब्रेट करने की, या बहुत सारे लोग जिनके पास पैसे नहीं है, कई सारे वजह हो सकते हैं। तो ये उस पे ईदी पे बैन है, ईद पे नहीं बल्कि ईदी को बैन किया गया। एनीवे, वो लेकिन भी सिर्फ हिजाब पे बच्चों के हम लिए है, बड़ों के लिए नहीं। जी, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, बच्चों को पैसे या इस तरह की ज़्यादा लालच देना या उनको बहुत सारे, क्योंकि हम लोग भी छोटे होते थे तो हमें भी बहुत ये रहता था कि अरे ईद आएगी, इतने पैसे हो जाएँगे, हमें मामा XYZ इतने देंगे, चाचा उतने देंगे, सब इतने देंगे, तो बच्चों को बड़ा वो रहता है कि ईद के पैसे इकट्ठे हो जाएँगे। इसके पीछे उनका बच्चों के अपब्रिंगिंग को लेके, माइंडसेट को लेके, सेफ्टी को लेके क्या-क्या उनके कंसर्न्स होंगे, क्योंकि अगर ये कदम उठाया है तो ज़रूर वहाँ पर कुछ इस तरह की चीज़ें हो रही होंगी जिसकी वज़ह से बच्चों पे एक गलत असर पड़ रहा होगा। लेकिन हिजाब पे हम आते हैं, क्योंकि ईदी को बैन करना मुझे नहीं लगता कि कोई इतना बड़ा कोई बड़ी खबर है। लेकिन जिस तरह से इसको मैनिपुलेट करके मीडिया में चला जा रहा है कि ईद बैन हो गई, ईद बैन हो गई, ईद नहीं बैन हुई है, ईदी बैन हुई है, वो भी बच्चों के लिए। एनीवे, हिजाब का जो है वो महत्वपूर्ण विषय है, उस पे हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि हिजाब की जब हम बात करते हैं, हिजाब, बुर्का, अबाया, नकाब या इस तरह के जितने भी अटायर हैं, उसको अगर हम देखें तो ये भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, क्योंकि भारत में भी अभी फिर से एक बार महाराष्ट्र से, मुंबई से कुछ स्टूडेंट्स वापस गई हैं, कोर्ट का उन्होंने रुख किया है और उनका कहना है कि उनको इजाज़त मिलनी चाहिए राइट टू चॉइस, राइट टू फ्रीडम के तहत
उनको बुर्का पहनने की इजाजत होनी चाहिए कॉलेज में। तो इस तरह की जो चीजें हो रही हैं, ये हमें तजाकिस्तान इसी सब के बीच में, प्लस ईरान में भी हमने देखा कि एंटी हिजाब कितने सारे धरने हुए, प्रदर्शन हुए, और हम उसी के विरुद्ध भारत में देखते हैं कि भारत में हिजाब को लागू करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं महिलाओं की तरफ से। तो सवाल ये है कि आखिर ये कन्फ्यूजन इतना क्यों है मुसलमानों के बीच में? कहीं तो हिजाब को बैन किया जा रहा है, कहीं पे हिजाब की मांग की जा रही है। भारत जैसे डेमोक्रेटिक सेटअप में जहाँ पर सबको अपनी वो आज़ादी है, वो फ्रीडम है कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी पहन सकते हैं, कोई भी ड्रेस कोड अपना चुन सकते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूशंस में जहाँ पर सबको ड्रेस कोड यूनिफॉर्म फॉलो करना है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन के अधिकार आप, क्योंकि खुद आप प्रोफेसर हैं लॉ के, आप जानते हैं कि इंडिविजुअल का राइट और एक इंस्टीट्यूशन के राइट में दोनों फर्क होता है। इंडिविजुअल राइट की बात आती है तो, और इंस्टीट्यूशनल एक इंस्टीट्यूशन के राइट थोड़े बड़े हो जाते हैं, तो ये एक अलग बात है। लेकिन जिस आधार पर, जिस बिना पर तजाकिस्तान में हिजाब को बैन किया गया है, वो बात मैं बहुत अरसे से कहती आई हूँ कि हिजाब, अबाया, बुर्का वो इस्लाम का कोई परिधान नहीं है, उसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। हम धर्म और संस्कृति को मिक्स कर देते हैं, कपड़े में इस्लाम ढूंढ लेते हैं। हिजाब, बुर्का, टोपी इस्लाम नहीं है। अगर इस्लाम शायद वेस्टर्न वर्ल्ड में आया होता तो शायद वेस्टर्न अटायर पहन रहे होते जो लोग उसके मानने वाले होते उस वक्त वहां पर। लेकिन उसको आप ये जोड़ लें, या भारतीय संस्कृति में, हमेशा से कहती हूँ, जब भी भारत में एंटी हिजाब इस तरह के मूवमेंट चलते हैं कि हिजाब हमारे देश में लागू होने चाहिए, तो यही सवाल है ये बिना कि वो हमारी संस्कृति नहीं है, हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। ये एक कल्चरल इन्वेजन है जो हमारी सांस्कृतिक पहचान है उसके ऊपर थोपने की जो कोशिश की जा रही होती है, और इसको तजाकिस्तान ने आइडेंटिफाई किया है और इसको बैन किया है, और उन्होंने अपने नेशनल इंटरेस्ट में ये कदम उठाया है। हम मिडिल ईस्ट में जितने भी इधर सऊदी अरब की बात करें, यूएई की बात करें, तो ये अरेबियन सभ्यता का हिस्सा रहा है, और उसके पीछे भी कोई धार्मिक कारण नहीं है। इसके पीछे का इतिहास ऐसा है कि पहले कभी जमाने में जब अमीर घर की औरतें बाहर जाया करती थी, और उस वक्त सेफ्टी सिक्योरिटी इतनी ज्यादा नहीं होती थी, चोर चक्के होते थे, तो वो खुद को थोड़ा सा अपनी पहचान को छुपाने के लिए इस तरह का कोई कपड़ा अपने चेहरे पर या सर पर ढक लेती थी, ताकि वो एकदम से पहचान में ना आए। और धीरे धीरे वो महिलाओं की सेफ्टी के लिए एक टूल समाज में बनता गया कि अरे इससे महिलाओं की सुरक्षा होती है, महिलाओं की सुरक्षा होती है, और फिर वो कल्चर का हिस्सा बना। और इस्लाम क्योंकि अरब में आया, तो इसलिए उसको इस्लाम के साथ लोग जोड़ के देखते हैं। लेकिन तजाकिस्तान ने जो कदम उठाया है वो सराहनीय है, और मुझे लगता है कि भारत को भी और अन्य कई सारे ऐसे देश है जहाँ पर इस तरह के गारमेंट्स या फिर इस तरह की जो धार्मिक जितने भी लिबास हैं उनको बैन किया गया है। जो भी इस तरह की पागलपंती आए दिन होती रहती है, उसके प्रति वंस फॉर ऑल मुझे लगता है कि एक ठोस कदम भारत को भी उठाने की जरूरत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और बिल्कुल आपने जो कहा वैसे ही कुछ जो है तजाकिस्तान की पार्लियामेंट ने भी कहा है, मैं उसको पढ़ देता हूँ। उन्होंने इसको एलियन गारमेंट कहा है। द तजाकिस्तान officially prohibited the wearing of hijabs and the other alien garments this week as the country's parliament passed a new bill regulating Islamic clothing and Eid celebration. ईद सेलिब्रेशन के लिए जो यहाँ लिखा है के हिसाब फिर वो एक मैं जो है वो देता हूँ। The bill also restricts children's participation in festivities and gift receiving traditions, festivities or gift receiving associated with Islamic holidays of Eid al-Fitr and Eid al-Adha. Government officials stated that these measures aim to ensure प्रॉपर एजुकेशन एंड सेफ्टी। अच्छा, एक बात बताइए अंबर जी, आप तो इस कम्युनिटीज को इतने अच्छे से समझते हैं, तो क्या ये सिंपल सी बात जो आपको समझ में आ रही है, हमको समझ में आ रही है, क्या बहुतायत हमारे भाई बहनों को मुसलमान हैं जो उनको ये बात समझ में नहीं आती, या उनको मिसगाइड किया जा रहा है? और अगर मिसगाइड किया जा रहा है तो उनको कैसे नेशनल मेन स्ट्रीम का पार्ट बनाया जा सकता है डिस्को? देखिए, सबसे बड़ी विडंबना यही है कि हमारे देश में
जो एक सिस्टम है और ख़ास तौर से जो मुसलमान हैं हमारे पूरे इस इंडियन कॉन्टिनेंट के, वो मुसलमानों जो जितने भी मुसलमान हैं वो मौलानाओं के ओपिनियन को फ़ॉलो करके अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करते हैं और ज़िंदगी में क्या कदम उठाना है, क्या कैसे करना है, जो मौलाना बताएँगे वही करते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि जो कुरान है या जो भी हदीसें हैं, वो सब अ, अरेबिक में है, तो उसको आम आदमी समझ नहीं पाता है। तो ये जो लोग हैं अपने हिसाब से उसको ट्विस्ट करके अपने इंटरेस्ट के हिसाब से लोगों को सब पे पढ़ा सिखा देते हैं, ताकि लोगों को ज़ॉम्बी बनाया जा सके। अपने फॉलोअर्स के रूप में, एक कल्ट फिगर के रूप में खुद को उभारने के लिए इस तरह की चीज़ें की जा रही हैं। और जिस तरह का जो ट्रेडिशन हमें इधर इंडियन कॉन्टिनेंट में नज़र आता है, इस तरह की चीज़ें आपको अरब में, मिडल ईस्ट में कहीं और नहीं मिलेंगी। इस तरह से जो इंडियन कॉन्टिनेंट का इस्लाम और जो जहाँ से इस्लाम की ओरिजिन हुई, वो तौर तरीके वो बिल्कुल अलग हैं। तो ये इंडियन कॉन्टिनेंट में सारी चीज़ें होती हैं कि अपने हिसाब से लोग तोड़ मरोड़ेंगे। अभी पाकिस्तान का आपने देखा ब्लास्फेमी को लेकर आपने देखा कि कैसे खैबर पख्तूनख्वा में एक 36 साल के व्यक्ति को जो टूरिस्ट था, किसी होटल में रुका हुआ था और गालिबन किसी कुछ पेपर थे वहाँ पर, कुछ जिन पे कुछ अरबी लिखी हुई थी, शायद वो कुरान की आयतें भी नहीं थी। उनसे कथित तौर पे कुछ बेअदबी हो गई। होटल ओनर ने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस को बुलाया, पुलिस आ गई, पुलिस उस आदमी को ले गई। फिर उसके बाद वहाँ पे कुछ लोगों को पता चला होटल के आस-पास, फिर उसके बाद मस्जिदों से ऐलान होने लग गए। लोग और मस्जिदों से ऐलान हुए कि ऐसे-ऐसे एक आदमी ब्लास्फेमी के इल्ज़ाम में कुरान की बेअदबी उसने की है और फलाँ-फलाँ थाने में है, वहाँ पे आप इकट्ठा हो जाएँ। तो पूरे ज़माने की भीड़ वहाँ पर पहुँच गई है, पुलिस थाने को घेर लिया और उस थाने से उस शख्स को निकाल कर मारा-पीटा उसको और ज़िंदा जला दिया। पुलिस की गाड़ियाँ भी जलाई, तोड़ी-फोड़ी। तो ये जो मानसिकता है, ये जो सोच है, ये आपको यहीं पे मिलेगी। आपने कभी सऊदी अरेबिया में देखा कि इस तरह की भीड़, किसी ने कुरान की आयत को कुछ कर दिया तो लोगों ने मार दिया। वो वहाँ से इस्लाम की उत्पत्ति हुई है, लेकिन यहाँ पे जो ये फैनेटिसिज़्म है, ये आपको इधर ही नज़र आता है, इस पूरे खित्ते में जो हमारा वाला है। ये इसको सिस्टमैटिकली तैयार किया गया है और ख़ास तौर से पाकिस्तान ने, और जो आइडियोलॉजी है ये सरतन से जुदा वाली, पाकिस्तान से उसका इसकी उत्पत्ति हुई और भारत में भी अनफॉर्च्युनेटली अब ये एंटर कर चुकी है। अच्छा, ये बात आपकी बहुत पते की है कि ये स्पेसिफिक बिहेवियर है, एटलीस्ट चूँकि देखने को और सुनने को तो यही मिलता है इंडियन सबकॉन्टिनेंट में। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि इस पे रोक कैसे लगाई जा सकती है? पाकिस्तान तो ख़ैर आउट ऑफ द क्वेश्चन है, क्योंकि वो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में नहीं है। लेकिन अभी देखिए, हमने देखा कि मोदी जी का जो इलेक्शन भी हुआ, ये जो अभी जनरल इलेक्शन में, अंबर जी आपने देखा, आप खुद भी बहुत व्यस्त थी, तो भी इतना काम किया गया उनको, उनके लिए जो लाभार्थी स्कीम्स हुआ करती थी उसमें सब में इक्वल पार्टिसिपेशन दी गई। मगर देखा गया कि जो हमारे मुस्लिम भाई बहन है, वो एक तरीके की दूरी बीजेपी से फिर भी बना करके ही रखे। इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे उनको जोड़ा जाए कि वो राष्ट्र की मुख्य धारा से उसकी जो कल्चरल आइडेंटिटी है उसको वो आत्मसात करें? सबसे पहली बात और सबसे बेसिक और अ, जो मोस्ट एसेंशियल है वो ये है कि जितनी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको उनकी हद में रखा जाए, जो उनका काम है वो करने दिया जाए। उनका पॉलिटिकल जो इन्वॉल्वमेंट है, जो उनकी एस्पिरेशन है, उसको थोड़ा लिमिट करने की ज़रूरत है और उनको उनके काम पे लगाने की ज़रूरत है। हम पॉलिटिकल पार्टियों ने जितने भी इस तरह के इंस्टीट्यूशंस रहे हैं, उनको वोट बैंक की लालच में बनाया, मजबूत किया, पोषित किया और मुसलमानों के वोट हासिल करने के लिए उन मौलानाओं का इस्तेमाल किया और जो ब्रेन डेड या फिर ज़ॉम्बी बनाने की जो प्रक्रिया है, वो उसी के तहत की गई, ताकि मुसलमानों को इतनी अक्ल, इतनी समझ ना हो कि वो कौन-सी सत्ता, कौन-सी पार्टी, कौन-सी सरकार उनके लिए बेहतर है या कर सकती है, उसकी समझ उनमें आए और वो उस तरफ जाएँ। और यही हमारे देश में होता आया है और आज जब मोदी जी मुसलमानों को मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मुसलमानों को ये बात समझ नहीं आ रही है और वो समझ तब आएगी जब उनको सही और गलत का फ़र्क नज़र आएगा। उनको धर्म और जाति या फिर इस सब से हटकर
वो देश और अपने भले की बात सोच पाएँगे, जिसको इतनी ही समझ नहीं है कि किसने हमारे साथ क्या किया है, उनसे आप क्या उम्मीद लगाएँ? जिस कांग्रेस ने इतने सालों, दशकों मुसलमानों को छला, आज भी वो उन्हीं के बहकावे में आते हैं। 8500 रुपए महीना का वो लालच देते हैं और लोग उनके पीछे निकल आते हैं और आज महिलाएँ उनके कांग्रेस के दफ्तर के चक्कर लगा रही हैं। तो ये सारी चीज़ें सामने हैं और जो कुछ भी मोदी जी ने मुसलमानों के ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोगों के लिए किया है, वो सबके सामने ही है और मुझे लगता है कि अब इस सब से बाहर निकल कर मुसलमानों को खुद रियलाइज़ करना होगा और उसके लिए शुरुआत इंस्टीट्यूशन जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ से होनी बहुत ज़रूरी है। उनके रोल को थोड़ा-सा लिमिट में लाने की ज़रूरत है। तो हमने देखा जो हिमंत विश्व शर्मा जी कर रहे थे आपका सामने उन्होंने ये कहा कि हम जो है मदरसे को बंद करके और एक रेगुलर स्कूल्स की स्थापना करेंगे। पर क्या ये मुस्लिम कम्युनिटीज़ को अपने ऊपर एज़ एन अटैक दिखेगी या वो वाक़ई में एक संभावना है आप देखती हैं कि यदि मदरसों को रेगुलेट करें, वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम को रेगुलेट करें, उनके जो प्रीचर्स हैं, टीचर्स हैं, उनको बताएँ कि आपको क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। इससे इससे ये मामला सुलझ जाएगा या ये मामला इतना आसान आपको दिखता है? देखिए, आसान तो कुछ भी नहीं होता। आसान क्या 370 का एब्रोगेशन था, 35 ए का एब्रोगेशन था या फिर 300 या ट्रिपल तलाक या राम मंदिर बनाना आसान था। आसान तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन वो जो चीज़ें आसान नहीं है, उसको करने की वाली पॉलिटिकल विल होनी चाहिए और वो प्रधानमंत्री मोदी में नज़र आती है और उन्हीं से उम्मीद कर सकते हैं और मुसलमानों की बेहतरी के लिए क्योंकि वो सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं। मुसलमानों में अभी भी उतनी अक्ल नहीं क्योंकि उनके अंदर जो ज़हर उनके अंदर डाला गया है पिछले 77 सालों में, वो एकदम से तो नहीं जाएगा, वो 5 साल में, 10 साल में नहीं चला जाएगा, लेकिन बहुत कुछ बदला है इस 10 सालों में। लोगों को काफ़ी हद तक ये समझ में आया, लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टियाँ एंड मोमेंट पे वरगला के और धर्म का कहीं न कहीं एक टॉनिक है या इंजेक्शन है, वो ये मौलाना लोग लगाते हैं, सब उतर आते हैं कि आपको मोदी को वोट नहीं देना है और ये मुसलमानों के अगेंस्ट है। इनफैक्ट विदेशों में भी इस तरह के प्रोपेगेंडास किए जाते हैं कि किस तरह से मोदी और आरएसएस मुसलमानों के अगेंस्ट है। जहाँ पर मुसलमानों के अगेंस्ट काम हो रहा है, पाकिस्तान में ब्लास्फेमी हो रही है, वो जो लड़का वो आदमी जो 36 साल का आदमी मारा गया, वो कौन था? मुसलमान ही तो था। काफ़िरों को तो आप मारते हैं, काफ़िरों को मारना जायज़ है, सवाब मिलेगा, आप जन्नत में जाएँगे। लेकिन मुसलमानों की जहाँ पे हत्याएँ हो रही हैं, पीओजेके में जो हुआ, वो सबके सामने है, वहाँ पे सब खामोश हैं और सो कॉल्ड जो ह्यूमन राइट वायलेशन हमारे यहाँ कश्मीर में हो रहा है, जिसका सच्चाई से कोई लेना-देना नहीं है, उसके खिलाफ सब लोग उतर आते हैं। तो ये हुँ। साफ नज़र आता है कि ये कोई इंसानियत या कोई मुसलमानों के लिए कोई दर्द नहीं है, ये कोई प्रोपेगेंडा और एक ये जो एंटी इंडिया फोर्सेस काम करती हैं इस तरह की चीज़ों को करने के लिए, उसका शिकार ये लोग हो जाते हैं जिसमें हमारे कुछ दल भी हैं जो भारत के हैं, विपक्षी दल एंटी इंडिया वो प्रोपेगेंडास करते हैं, वोटों के पोलराइज़ेशन के लिए भी और मुसलमानों की बात अगर होती है, वो ख़ास तौर से मॉडर्नाइज़ेशन ऑफ मदरसा की, तो मुझे लगता है वो बहुत ज़रूरी है और मैं आपको ईरान में जिस तरह से मदरसे काम करते हैं, वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको रिलीजियस एजुकेशन नहीं दी जाती, वहाँ पर आपको जनरल एजुकेशन भी दी जाती है और साथ में रिलीजियस एजुकेशन भी दी जाती है। लोग वहाँ पर जनरल कोर्सेज़ भी करते हैं, बीए, बीएससी, एमए मेडिसिन, लॉ जो भी आपको पढ़ना है वो आपको साथ में करना है, साथ में आपको जो रिलीजियस एजुकेशन वो भी आपको हासिल करनी है ताकि आप धार्मिक शिक्षा भी ले सकें और एक नॉर्मल ज़िंदगी गुज़ारने के लिए आपके पास एक बेहतर करियर ऑप्शन हो और आप एक ह्यूमन बर्डन कैपिटल के बजाय एक ह्यूमन बर्डन ना क्रिएट हो जाए क्योंकि हमारे देश में हो ही रहा है कि इतने सारे मदरसे हैं और उन मदरसों में सरकार की एड भी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी एड देती है और उनको वैसे भी ज़कात और अलग-अलग माध्यम से फंडिंग मिलती है। तो जो भी फंडिंग आ रही है देश में बच्चों के गरीब बच्चों की एजुकेशन के नाम पर, क्या उसको हम यूटिलाइज़ कर पा रहे हैं? क्या वो बच्चे इस लायक बन पा रहे हैं कि वो इंडिपेंडेंट हो जाएँ, उनका कोई फ्यूचर हो? तो ये भी इंश्योर करने की ज़रूरत है और ये अधिकार जो लोग कहते हैं कि हमें हमारे रिलीजियस एजुकेशन चलाने का अधिकार है, ओवैसी जी इस बात को बहुत चिल्लाते नज़र आते हैं। तो अधिकार है, आप चला सकते हैं लेकिन वहाँ पर क्या चीज़ें आप पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं
और बच्चों को किस तरह के सोच उनमें डेवलप की जा रही है, इसको इंश्योर करना स्टेट गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी होती है। और नेशनल इंटरेस्ट में बहुत ज़रूरी है कि इन चीज़ों को इंश्योर किया जाए, कंट्रोल कि बच्चों को किस तरह की पढ़ाई पढ़ाई जा रही है, क्या देश विरोधी चीज़ें तो नहीं सिखाई पढ़ाई जा रही हैं। तो ये इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है, और ये तभी हो पाएगा जब एक बेहतर सिस्टम तैयार हो मदरसों का। वैसे तो मैं तो ये मानती हूँ कि मदरसों की ज़रूरत नहीं है, और इस एक स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड एजुकेशन बच्चों को 15 साल से पहले देना ठीक नहीं है। आप 15 साल तक जनरल एजुकेशन दें, उसके बाद अगर बच्चे ऑप्ट करना चाहते हैं, किस तरह की कोई शिक्षा लेना चाहते हैं, तो आप साथ में पढ़ाई के वो भी कर सकते हैं। तो ये मुझे लगता है कि ऐसा करने की ज़रूरत है। लेकिन जो भी मुस्लिम लीडर्स हैं या फिर सेक्युलर पार्टीज़ हैं, वो ऐसा चाहती नहीं है, क्योंकि मुसलमान अगर पढ़ जाएँगे, लिख जाएँगे, उनमें समझ आ जाएगी अच्छी-बुरी की, तो फिर उनको वोट कौन करेगा? नहीं, फिर भी तो वोट तो करेंगे ही ना। ऐसा तो है नहीं कि सारा हिंदू बीजेपी को ही वोट करेगा, वो तो फिर बेहतर नहीं, नहीं, टर्म्स एंड मैं कंडीशन पे वोट मुसलमानों की करेंगे। बात कर रही हूँ, जो लोग मुसलमानों को बेवकूफ़ बना के वोट करते हैं ना कि नहीं, मैं आपको वही कह खतरा रहा है, हूँ। आपके दीन पे खतरा है, नहीं, तो फिर मैं वो ये कह रहा हूँ अंबर जी, कि मान लीजिए मैं मुसलमान हूँ और मैं पढ़ लिख गया हूँ, तो मैं कोई ज़रूरी थोड़ी हर बार बीजेपी को वोट करूँ। मैं कई बार कहीं कांग्रेस को कर दूँगा, कभी सपा को कर दूँगा, जो जैसा नहीं, मुझे मैं ये देगा नहीं अच्छा कह रही डील में कि आप करके। बीजेपी को वोट कीजिए। किसको वोट करना ये आपका अधिकार है, लेकिन आप सिर्फ कांग्रेस को ही वोट क्यों करें? कांग्रेस आपको छले, आपको भटकाए, आपका उत्थान ना करे, आपको बेवकूफ़ बनाए, फिर भी आप कांग्रेस को ही वोट करेंगे। और एक हाँ, पार्टी आपके मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आपके काम करे, फिर भी आप उनके ऊपर आरोप-प्रत्यारोप लगाएँ, शक करें कि ये तो मुसलमानों के खिलाफ काम करे, तो ये भी तो जायज़ नहीं है। उसको उस फ़र्क को समझने के लिए आपका एजुकेटेड होना ज़रूरी है। हर चीज़ को सही तरह से समझना ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो भी कंटेंट कंज़म्पशन आप देख रहे हैं कि होता है सोशल मीडिया पर, और ज़्यादातर लोग फ़ोन के माध्यम से ही इन सारी चीज़ों को देखते हैं। सोशल मीडिया पे जो कुछ भी हुआ है, इलेक्शन से पहले वो सारी चीज़ें अब तो सारी चीज़ें खुल गई हैं कि किस तरह से जो प्रो गवर्नमेंट कंटेंट था, या फिर इस तरह के प्लेटफॉर्म से उनकी रीच को लिमिट किया गया, और स्पेसिफिक कंटेंट को बूस्ट किया गया और लोगों तक पहुंचाया गया। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड है। हाँ, ये सोशल मीडिया का ये तो है कि वो उनके कंट्रोल में तो रहेगा, ये बात सही है। अच्छा, एक लास्ट बात, एक थोड़ा इंटरनेशनल अफेयर्स पे, इस पे भी आपकी राय ले लें। अभी आपने देखा एक अमेरिकन डेलीगेशन आया दलाई लामा जी जी। से मिलने के लिए, और हम्म। चाइना एक परपेचुअल रोल तो निभाता ही है। पाकिस्तान को न्यूक्लियराइज किया, पाकिस्तान के थ्रू फोमेंट करवाता है हमारे यहाँ पे। तो क्या आप देखती हैं कि मोदी जी के लीडरशिप में एक मजबूत चाइना को काउंटर करने की ये कोशिश हो सकती है अमेरिकन उसके द्वारा, क्योंकि उन्होंने लॉ भी पास किया है, आपको पता ही होगा। जी। जी, जी, जी। हाँ, ये पिछले कई दिन से ये खबर चल रही है कि एक अमेरिकन डेलीगेशन दलाई लामा से मिलने के लिए भारत आ रहा है, और उसके पीछे का उद्देश्य यही है कि जो वहाँ पर एक रेज़ोल्यूशन पास हुआ है, चाइना और जो तिब्बत डिस्ट्रीब्यूट है, और जो दलाई लामा का जो एक उनका जो एक उनका जो गोल। उद्देश्य है, जो एक सोच है, वो उसको एग्ज़ैक्टली उसको सपोर्ट करता है, और उसी पर्पज़ से वो लोग दलाई लामा को मिलने के लिए आए हैं। तो मुझे लगता है कि एक बेहतर कदम हो सकता है, और ख़ास तौर से भारत के लिए भी, क्योंकि दलाई लामा भारत में ही उनको असाइलम मिला हुआ है, भारत में रहते हैं, और जो कुछ भी चाइना के साथ भारत के डिस्प्यूट्स हैं, उस और ये एक मुझे लगता है कि एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है, एक बेहतर कदम हो सकता है। लेकिन हम पाकिस्तान चाइना की बात करते हैं, तो चाइना और पाकिस्तान का रिश्ता तो कोई मैं उसको बायलैटरल एक उसमें एक रिलेशंस के रूप में नहीं देखती, या टाइज के रूप में नहीं देखती, क्योंकि चाइना पाकिस्तान को अपने इंटरेस्ट के लिए एंटी इंडिया इस्तेमाल करने के लिए, या एक कहीं ना कुछ एक पोक करने के लिए, भारत को थ्रेट करने के लिए कहीं ना कहीं इस्तेमाल करता है, ताकि पाकिस्तान का इस्तेमाल करके वो भारत में लगातार जो इन्फिल्ट्रेशन और जो सारी चीजें होती रहती हैं वो करता रहे। और पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि वो भारत के से कोई सीधे कोई जंग कर सके। उसको सपोर्ट करने वाला पाकिस्तान है, उनके हथियारों से लेकर थोड़ी बहुत जो उनको चंदा भी डाल दिया जाता है।
लेकिन इसके बाद भारत को जो ये रेजोल्यूशन यूएस में पास हुआ है तिब्बत और चाइना को लेकर, और दलाई लामा उसमें एक मजबूत स्थिति में है, तो मुझे लगता है कि भारत के लिए एक अच्छा और एक बेहतर मौका हो सकता है चाइना को न्यूट्रलाइज करने के लिए। आई होप कि चाइना स्टॉप्स इंटरफेयरिंग। अंबर जी, आपने अपने अमूल्य बहुमूल्य समय में से हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आपसे फिर मुलाकात होती रहेगी, और जब भी आप फ्री हों आप हमें समय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग योर प्रीशियस टाइम विद मी। विल थैंक होप यू टू सी सो यू। मच। थैंक थैंक यू। यू।